Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss budgets and performance analysis. Budget is basically a detailed plan which is usually expressed in formal quantitative terms. Say for example, आपने household का budget बना रहे हैं या फिर daily basis पे जो expenses करते हैं उनके लिए कोई plan out कर रहे हैं या फिर जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी आपको अवेलेबल होती है या पॉकेट मनी जो आपको मिलती है आप उसको फॉर्मुलेट करते हैं कि मैं किस तरीके से इसको वर्कआउट करूँगा या फिर अब जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा है या डिफरेंट सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं तो मुझे नेक्स्ट मंथ जो है वो पॉकेट मनी इतनी नहीं इतनी मिलनी चाहिए या फिर मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं या इंक्रीज होते जा रहे हैं तो मुझे अब इतनी पॉकेट मनी नहीं इतनी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। तो वो जो चेंज होगा जो आप आउट कमिंग डेज या कमिंग मंथ्स के बेसिस पर कमिंग मंथ्स को कंसिडर करते हुए फॉर्मुलेट कर रहे हो वो बेसिकली बजट्स होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टू डिफरेंट पर्पसेस अकम्प्लिश करने के लिए बजट्स को फॉर्मुलेट करती हैं। नॉर्मली वो कौन से दो पर्पसेस होते हैं, वो प्लानिंग होता है और कंट्रोल होता है। अब से फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी पॉकेट मनी जो है वो 5000 रुपीज़ आपको मिल रही है। अब 5000 रुपीज़ अगर आप उसको प्लान आउट नहीं कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो मे बी आप 2 और 3 डेज में उसको यूज़ कर लें। ये भी हो सकता है कि आज कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ तो आपने उन 5000 में से 3000 आज खर्च कर दिए और रिमेनिंग 2000 जो है वो विद इन 4 और 5 डेज आपने यूज़ कर ली। अब अगर आपने विद इन अ वीक और 10 डेज अपना 5000 की पॉकेट मनी यूज़ कर ली हुई है तो रिमेनिंग मंथ आप किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। उस रिमेनिंग मंथ को वर्कआउट करने के लिए अब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर मज़ीद पैसे मांगने पड़ेंगे उसको या अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अगर इसके बजाय आप ये करते हैं कि आप 5000 को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द नंबर ऑफ डेज यू आर गोइंग टू अटेंड द यूनिवर्सिटी और फिर आप उसको अगर हम 5000 को नंबर ऑफ डेज से फॉर एग्जांपल वर्किंग डेज 20 बनते हैं तो हम उसको 20 पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 250 के एक अमाउंट जो है वो पर डे पे हमारे पास अवेलेबल होती है। अब आपने प्लान आउट कर लिया कि मैंने 5000 जो मेरी पॉकेट मनी है उसको 250 पर डे के हिसाब से मैंने यूज़ करना है। दिस इज द प्लानिंग एंड कंट्रोल इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सीड द 250 नंबर एंड मे बी आज आपने 250 के बजाय 150 एक्सपेंस किए और किसी दिन 100 एक्सपेंस कर लिया किसी दिन 200 एक्सपेंस कर दिया तो हो सकता है कि किसी दिन आपका 400-500 का एक्सपेंस हो तो वो भी विद इन द लिमिट्स जो है वो कवर हो जाए क्योंकि किसी दिन कम हुआ और किसी दिन ज़्यादा हुआ। लेकिन द कंट्रोल इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सीड द एवरेज अमाउंट कि आप जो है 5000 के बियॉन्ड ना जा सकें। इसी तरह जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस प्लानिंग और कंट्रोल को क्यों वर्कआउट करती हैं। पर्सपेक्टिव जो प्लानिंग का होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के टर्म्स में डेवलपमेंट ऑफ गोल्स होता है एंड प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस बजट्स टू अचीव दीज गोल्स। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान आउट ये किया है कि मेरा गोल ये है कि मैंने सेल्स का ये वाला टारगेट मीट करना है तो अब आपके हर बजट को उस टारगेट के अकॉर्डिंगली फॉर्मलाइज किया जाएगा और हर बजट इस तरीके से वर्कआउट करेगा कि आपका वो गोल अचीव हो सके जिसको आपने एज ए टारगेट सेट किया हुआ था। दिस विल बी द प्लानिंग। और कंट्रोल क्या होगा कि आपने उन जितने भी गोल्स हैं या जितने भी आपने वर्कआउट किए बजट्स वर्कआउट किए उन पर फीडबैक लेना और फीडबैक लेकर उसको इंश्योर करना कि जो आपने प्लान किया है या जो आपने बजटाइज किया है वो एज पर यूर प्लानिंग एंड एज पर यूर गोल्स जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो बजट्स जो है बेसिकली इस वजह से फॉर्मुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द बजट्स विच नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस इन एडवांटेजेस को सीख करने के लिए जो है वो बजट्स फॉर्मुलेट कर रही होती है। व्हाट आर दीज एडवांटेजेस? दीज आर नॉर्मली comparison of actual and budgeted expenses, planning and control which we have already discussed कि planning and control जो है वो basic जो है ingredient होते हैं budgetizing का और वो organizations planning और control के according ही अपने goals और targets को meet करती हैं। Communication of management plans throughout the organization force managers to think about and plan for the future
efficient allocation of resources, uncover potential bottlenecks. Uncover potential bottleneck means जहाँ जौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हों जो कि आपके पूरे सेटअप को एकदम से रोक दें, हॉल्ट कर दें, तो उस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए या उन बॉटलनेक्स को रिमूव करने के लिए पहले से प्लान आउट हुआ हो, ताकि वो हमें एट द 11th आवर वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके. Coordination and integration of plans. Define goals and objectives that can serve as a benchmark for evaluating subsequent performance. Basically, the major reason the companies prepare budgets is to allocate resources across departments in a manner that support the strategic priorities. Um, which department or the basic मार्केटिंग हो गया या कोई सा भी डिपार्टमेंट जो कि आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स में जिसका इम्पोर्टेंट रोल है, आपने बजट बनाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप उसको प्रायोरिटाइज कर सको, उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सको. से फॉर एग्जांपल इस दफा आपका टारगेट सेल्स से रिलेटेड है, तो इसका मतलब कि जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है वो आपका इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होगा, एंड इन रेलेवेंस ऑफ दैट सेल्स डिपार्टमेंट आपका मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जो है वो की रोल प्ले कर रहे होंगे. तो आपने प्रायोरिटाइज किया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त 10 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो उन 10 डिपार्टमेंट्स में से ये 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली प्रायोरिटाइज किए हुए हैं, और इन 3 डिपार्टमेंट्स की बेसिस पर इस साल का बजट जो है वो हम प्लान आउट कर रहे हैं, और हमने अपने गोल्स जो हैं वो इन तीनों के थ्रू मीट करने हैं. बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स इन लाइजॉन वर्कआउट करेंगे और इनके साथ मूव करेंगे, लेकिन ये तीनों प्रायोरिटाइज होंगे और इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होंगे. तो बेसिक पर्पस जो बजट फॉर्मुलेट करने का है वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटेजिकली उस डिपार्टमेंट को स्टैंड आउट करा सके कि इस डिपार्टमेंट के बेसिस पर हमने इस दफा जो गोल्स हैं वो मीट करने हैं. उसके अलावा बजट्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हुए डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम वर्कआउट कर रहे होते हैं. चूजिंग अ बजट पीरियड कि कितने ड्यूरेशन का आपने जो है वो बजट बनाना है. बजट कैन बी कॉन्टिन्यूस और परपेचुअल एज वेल एज द एनुअल बजट. एनुअल बजट क्या होता है कि सिंपली पूरे साल का एक ही बजट फॉर्मुलेट हो गया कि पूरे साल में आपने पहले दिन से लेकर 365 डे तक क्या करना है और किस तरीके से आपकी चीजें जो है वो वर्कआउट होंगी. कॉन्टिन्यूस और परपेचुअल बजट जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपने फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूट योर ईयर इनटू द क्वार्टर्स. तो आपने एक साल को 4 क्वार्टर्स में चेंज कर दिया. अब आपका हर क्वार्टर जो है वो 3 मंथ्स पर कंसिस्ट कर रहा होगा. सबसे पहले तो आपका बजट जो है वो क्वार्टर के बेसिस पर फॉर्मुलेट होगा, और फिर जब आप फर्स्ट क्वार्टर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो आपका क्वार्टर जो है वो मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो अब आपके पास फर्स्ट मंथ का बजट आ जाएगा, उसके बाद सेकेंड मंथ का बजट, थर्ड मंथ का बजट, और थर्ड मंथ का बजट के साथ ही आप सेकेंड क्वार्टर में मूव कर जाएंगे. जिस क्वार्टर में मूव करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट मंथ बेसिस पर करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप क्वार्टर बेसिस पर बजट को जो है फॉर्मुलेट कर लेते हैं. उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ इम्पोज्ड और पार्टिसिपेटिव बजट्स. अब as per the name suggests, self-imposed means that you as a manager or the authority are composing the budget without interference or the participation of any other person. तो सेल्फ इम्पोज बजट्स कौन से होते हैं कि आपने खुद बजट फॉर्मुलेट किए और आप उस बजट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. जबकि पार्टिसिपेटिव बजट्स आर दोज बजट्स जो कि फुल कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स जो हैं फॉर्मुलेट किए जाते हैं. नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेटिव बजट्स के साथ वर्कआउट कर रही होती हैं. रीजन बीइंग कि आपका डिपार्टमेंट का मैनेजर और द हेड जो है वो पर्टिकुलरली बता सकता है कि आपके डिपार्टमेंट की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आपका डिपार्टमेंट आपके गोल्स के अचीवमेंट के लिए ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके अचीवमेंट में कितने बेहतर तरीके से रोल जो है वो प्ले कर सकता है. तो पार्टिसिपेटिव बजट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन इन्वॉल्व होती है, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट कर सकते हैं.
उसके बाद आ जाता है मास्टर बजट। मास्टर बजट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेपरेट बट इंटरडिपेंडेंट बजट्स that formally lay out the company's sales, production and financial goals। अब मास्टर बजट में क्या होता है, इस पिक्चर के थ्रू बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है कि आपका मास्टर बजट जो है वो डिफरेंट बजट्स पर कंसिस्ट करता है, जिस तरह सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, डायरेक्ट लेबर बजट, मटेरियल बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, देन द कैश बजट, और फिर आपकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। मास्टर बजट जो है वो इन तमाम बजट्स पर को इक्यूमुलेट करता है और इनको की क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन जो है वो मास्टर बजट होती है। अब मास्टर बजट में एक चीज़ क्लियरली रिप्रेजेंट हो रही है कि आपका हर बजट जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा होगा। दिस इज नॉट द वे कि कंपनी अपना सेल्स बजट फॉर्मुलेट कर ले और उसको ये ना पता हो कि प्रोडक्शन बजट क्या है या वो किस तरीके से वर्कआउट करेगा, या फिर प्रोडक्शन बजट को ये आइडिया ना हो कि आपका कैश बजट या फिर आपके डायरेक्ट मटेरियल बजट किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है या फॉर्मुलेट हो रहा है, या वो किस तरीके से थ्रू आउट द ईयर कैरी किया जाएगा। नॉर्मली आपके बजट्स एक दूसरे के साथ रिलेट किस तरीके से कर रहे होते हैं, जिस तरह आपका सेल्स बजट फॉर्मुलेट होता है तो आपका सेल्स बजट आपके प्रोडक्शन बजट को फॉर्मुलेट करने में हेल्प आउट करता है। आपका सेल्स बजट आइडेंटिफाई करता है द नंबर ऑफ सेल्स यू आर गोइंग टू हैव इन द कमिंग ईयर, और उसके बेसिस पर आपने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने। अब जब प्रोडक्शन बजट आपको फॉर्मुलेट करके देगा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उन बजट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं और मुझे कितने यूनिट जो हैं वो अपनी इन्वेंट्री में रिटेन करने हैं फॉर द नेक्स्ट पीरियड। जिस तरह हमारे पास एंडिंग और बिगनिंग इन्वेंट्रीज अवेलेबल होती है ना, तो हम एंडिंग और बिगनिंग इन्वेंट्री को के बेसिस पर ही डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बजट जो है वो कितना नंबर ऑफ यूनिट जो है वो इस क्वार्टर या इस ईयर में प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोडक्शन बजट कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड विदाउट द एंडिंग इन्वेंट्री बजट। और इसी तरीके से आपका सेल्स बजट जो है वो यहाँ पे कैश बजट के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब कि सेल्स बजट में जिस तरह अगर से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने 10,000 यूनिट्स जो है वो सेल किए और हर यूनिट की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ थी, तो इसका मतलब 100,000 आपकी सेल्स होगी। बट नॉट नेसेसरीली कि आपने 100,000 सेल्स में से 100,000 ही कैश रिसीव किया। हो सकता है कि आपने उस 100,000 में से ओनली 500,000 या 600,000 कैश रिसीव किया हो और बाकी का 400,000 जो है वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स में आ जाए। तो इसका मतलब है कि आपका सेल्स बजट और आपके कैश बजट में डिफरेंस होगा। आपका सेल्स बजट शो कर रहा है कि आपके पास 100,000 की सेल्स हुई है, जबकि कैश बजट जो शो कर रहा है वो कर रहा है कि 600,000 आपके पास कैश रिसीव हुआ। तो इस तरीके से सेल्स बजट को रिलेट करेगा कैश बजट के साथ और आपके फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स आपके नेक्स्ट क्वार्टर में भी कैश में शो हो रही होंगी। इसी तरह वो थर्ड क्वार्टर में शो हो सकती हैं और सेकंड क्वार्टर वाली थर्ड में शो हो रही होंगी, थर्ड वाली फोर्थ में शो हो रही होंगी। इस तरीके से बजट जो है वो इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम इंडिविजुअल बजट्स को डिस्कस करते हैं, तो फिर आपके पास हर बजट किस तरीके से अदर बजट के साथ रिलेट करता है वो हम मोर प्रिसाइसली और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ बजट्स कितने तरह के होते हैं। सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, डायरेक्ट मटेरियल बजट है, डायरेक्ट लेबर बजट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट है, एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट, कैश बजट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड बजटेड बैलेंस शीट। तो नंबर वन जो बजट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द सेल्स बजट। अब सेल्स बजट में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो सेल करने। सेकेंड थिंग इज कि आपका हर यूनिट कितनी प्राइस या कितनी सेलिंग प्राइस को जो है परसिस्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए, और दूसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है कि हर यूनिट कितने का बिका है, कितने का सेल हो रहा है। तो आपके पास बजटेड यूनिट सेल्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेलिंग प्राइस, एंड थर्ड थिंग विल बी द स्केड्यूल ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस। मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की है कि आपकी कैश कलेक्शंस और आपकी टोटल सेल्स में डिफरेंस होता है।
आपकी अगर टोटल सेल्स 100,000 की है तो आपके पास कैश कलेक्शंस जो हैं वो 60%, 70% और 50% डिफरेंट हो सकती। तो आपके सेल्स बजट की फॉर्मुलेशन में आपको नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स, आपके बजटेड यूनिट सेल्स और उनकी सेलिंग प्राइस, और नंबर थर्ड पे जो है स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब आपका सेल्स बजट किस तरीके से वर्कआउट करता है? आपके पास सबसे पहली चीज के बजटेड सेल्स कितनी है, सेल्स एंड केसेस। आपके फर्स्ट क्वार्टर में जो टोटल सेल्स हैं वो है 10,000 की। उसके बाद आपकी सेलिंग प्राइस पर केस कितनी आ रही है, वो आ रही है $20 पर केस। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपकी टोटल सेल्स फॉर द मंथ कितनी हो जाएंगी, 200,000 की। इसी तरह आपके पास प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा था कि स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस गिवन होना चाहिए। तो आपके पास एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस कितने गिवन है, परसेंटेज ऑफ सेल्स कलेक्टेड इन द पीरियड ऑफ सेल्स इज 70% एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स कलेक्टेड इन द पीरियड आफ्टर द सेल इज 30%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर 100% बना देंगे। अब अगर आपके पास 10,000 यूनिट सेल हो रहे हैं और हर यूनिट $20 का है तो आपकी टोटल सेल्स कितनी होगी, 200,000 की। अब इन 200,000 को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन विल बी द 70% विच यू आर गोइंग टू कलेक्ट इन द सेम क्वार्टर जिसमें आपकी सेल्स हुई है, एंड द अदर इज द 30% विच यू आर गोइंग टू कलेक्ट इन द पीरियड आफ्टर द सेल्स, तो जो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में रिसीव होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स थी 200,000 की, आपको फर्स्ट क्वार्टर में 70% विच इज 140,000 ऑफ 200,000, ठीक है। 2 लाख का आपके पास सिंपल 70% जब आप लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, एक मिनट, आप यहाँ पर सिंपल 200,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70% के साथ तो आपके पास आ जाएगा 140,000। तो आपकी फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स कितनी रिसीव हो जाएंगी इन कैश फॉर्म, 140,000। अब आप सिंपली 200,000 में से 140,000 लेस करेंगे तो भी आपके पास 60,000 आ जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में रिसीव होगा। और इन अदर टर्म्स आप 200,000 को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 60,000 आ जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में रिसीव होगा, और ये दोनों मिलकर 2 लाख की अमाउंट बना देंगे जो कि आपकी इस क्वार्टर की सेल्स है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन हो, से फॉर एग्जांपल 50% इन द फर्स्ट क्वार्टर जिसमें सेल्स हुई है, 30% इन द सेकेंड क्वार्टर एंड 20% इन द थर्ड क्वार्टर, ठीक है, या सेकेंड क्वार्टर आफ्टर द सेल्स। तो फिर आपने किस तरीके से करना है कि 200,000 का 50% विल बी द 100,000, तो 100,000 फर्स्ट क्वार्टर में रिसीव हो जाएगा। उसके बाद 60,000 जो है 30% ऑफ 200,000 वो सेकेंड क्वार्टर में रिसीव हो जाएगा, और 40,000 विच विल बी द 20% ऑफ 200,000 वो आपको थर्ड क्वार्टर में रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से आपकी कैश कलेक्शन जो है वो के फॉरवर्ड होती जाएंगी। अब जब हम तमाम क्वार्टर्स का बजट जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे होंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगा कि आपके पास बजटेड सेल्स जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में 10,000 आ रही है, फिर सेकेंड क्वार्टर में 30,000 है, थर्ड क्वार्टर में 40,000 है और फोर्थ क्वार्टर में 20,000 सेल्स है, और आपके पास टोटल सेल्स हो गई 100,000 फॉर द ईयर। $20 पर यूनिट सेल है। आपकी फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स हो जाएंगी 200,000 की, सेकेंड क्वार्टर की हो जाएंगी 600,000 की, थर्ड क्वार्टर की हो जाएंगी 800,000 की, फोर्थ क्वार्टर की हो जाएंगी 400,000 की। तो आपके पास टोटल सेल्स कितनी आ जाएंगी, 2 मिलियन की, ठीक है। और अब आपने उनकी बेसिस पर अपना स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस कैसे फॉर्मुलेट करना है। डेट फर्स्ट क्वार्टर सेल्स, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल्स बिगिनिंग बैलेंस आ जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि देखें जिस तरह हमने जिस क्वार्टर में सेल्स की हैं सर्टेन प्रोपोर्शन उसी क्वार्टर में रिसीव हो रहा है, जबकि रिमेनिंग प्रोपोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट क्वार्टर में रिसीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब आपका फोर्थ क्वार्टर का जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में आपको रिसीव हो रहा होगा। तो इसी तरह अगर ये 2012 का आपका बैलेंस शो करवा रहे हैं तो जो 2011 के लास्ट क्वार्टर का बैलेंस है विच इज 90,000 वो आपका बिगिनिंग बैलेंस हो जाएगा कैश कलेक्शंस में, प्लस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2012 की सेल्स का जो कि 140,000 है वो आपके पास टोटल कैश कलेक्शंस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आ जाएंगे।
उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में 60,000 जो प्रीवियस क्वार्टर की अमाउंट है प्लस 420,000 जो इस क्वार्टर की अमाउंट है, जो कि 600,000 का 70% बनती है। आप 600,000 का 70% कैलकुलेट करें तो आपके पास 420,000 आ रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम करके आपके पास इस क्वार्टर की कैश कलेक्शंस कितनी हो जाएंगी? 480,000। अब मैंने पहले ये बात क्लियर की थी कि हमारी कैश कलेक्शंस और टोटल सेल्स में डिफरेंस हो सकता है कि आपके रिसीवेबल्स और कैश कलेक्शन जो जिस प्रोपोर्शन से वर्कआउट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी टोटल सेल्स आ रही है 600,000 की, वेयर एज योर कैश कलेक्शन आर 480,000। तो अब हम नेक्स्ट क्वार्टर में मूव करते हैं तो हमारे पास 180,000 जो है वो 420,000 का रिमेनिंग बैलेंस है, 600,000 का 70% 420,000 और 30% जो है 600,000 का वो 180,000 आ जाएगा थर्ड क्वार्टर में, और 800,000 का 70% जो है वो इस क्वार्टर में प्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कैश कलेक्शंस जो है वो $740,000 जो है वो रिसीव हो जाएंगे। इसी तरह फोर्थ क्वार्टर की कैलकुलेशन होगी और उसके लिए आपके पास 800,000 का 30% 240,000 कैलकुलेट हो रहा है, जो कि फोर्थ क्वार्टर में रिसीव हो जाएगा। और इसी तरह 400,000 का 70% कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 280,000 आ जाएगा, जो यहाँ रिसीव हो रहा होगा। तो टोटल कैश कलेक्शंस फॉर फोर्थ क्वार्टर विल बी 520,000, जबकि 280,000 का जो रिमेनिंग बैलेंस है 400,000 के साथ, 400,000 में से अगर हम 280,000 प्लस करें तो 120,000 का जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो 2013 के फर्स्ट क्वार्टर में एज अ बिगनिंग बैलेंस, जैसे यहाँ पे 90,000 शो हो रहा है तो ये वाला 120,000 जो इस वाले में से रिमेनिंग होगा वो बिगनिंग बैलेंस ऑफ 2013 फर्स्ट क्वार्टर जो है वो प्लेस हो जाएगा। इस तरीके से आपका बजट जो है वो फॉर्मुलेट होता है। तो आपके सेल्स बजट में बजटेड सेल्स आइडेंटिफाई होती हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस के साथ। टोटल सेल्स में कैश कलेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपका स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन जो है वो फॉर्मुलेट करता है। और आपके पास यहाँ पे 200,000 टोटल सेल्स आ रही हैं, जबकि आपके टोटल कैश कलेक्शन जो है वो 1970,000 है। अब इस 1970,000 में से 90,000 जो है वो आपके पास प्रीवियस उसके, अब आपके पास अगर इस इधर देखें तो 2 मिलियन टोटल सेल्स आ रही है, जबकि आपके पास टोटल कैश कलेक्शन आ रही है 1.97। ठीक है, अब आपने 1970 में से माइनस कर दें 90,000 जो कि प्रीवियस सेल्स आपको कैश जो है वो रिसीव हुआ है 90,000। तो आपके पास टोटल कैश कलेक्शंस इन वाली सेल्स का कितना रिसीव हुआ? 18,80,000। और हमने ऑलरेडी कहा है कि 280,000 जो कि 400,000 में से माइनस हुआ है उसमें से 120,000 हमें नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा। तो अगर आप 18,80,000 में सिंपल 1,20,000 को ऐड कर दें तो आपके पास टोटल 2 मिलियन की सेल्स जो है वो आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका सेल्स बजट जो है वो वर्कआउट करता है। नाउ कम्स द सेकंड बजट विच इज द प्रोडक्शन बजट। आपके प्रोडक्शन बजट में जैसे हमने ऑलरेडी मास्टर बजट में ये चीज डिस्कस की है कि आपका जब भी रिक्वायरमेंट होगी या जब भी कोई भी बजट फॉर्मुलेट होगा तो वो रिमेनिंग या अदर बजट के साथ कोरिलेट कर रहा होगा। अब प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरीके से आपके सेल्स के साथ इन्फ्लुएंस होंगी? प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजायर्ड लेवल ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि आपके जितना भी प्रोडक्शन करना है हमने वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपकी सेल्स कितनी होंगी। तो सेल्स विल डिराइव द प्रोडक्शन यूनिट, और प्रोडक्शन जो है वो फिर फॉर्मुलेट करके देगा कि अगर आपका टारगेटेड सेल्स फॉर द मंथ क्वार्टर इज 10,000 तो मुझे इन 10,000 की सेल्स को जस्टिफाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए। अब आपका जो प्रोडक्शन बजट है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? नंबर 1 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई द सेल्स। ठीक है, अब वो कौन सा नंबर हो जाएगा? 10,000 का नंबर जो कि आपकी सेल्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेकेंड इज द डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री,
एंड थर्ड इज द बिगिनिंग इन्वेंट्री। अब प्रोडक्शन बजट जो है वो एंडिंग और बिगिनिंग इन्वेंट्री के बगैर वर्कआउट क्यों नहीं कर सकता? उसकी रीजन ये है कि अगर हर कंपनी जितना भी सेल कर रही होगी उसके अलावा उसने सर्टन जो है अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन किया होगा, और इन्वेंट्री को मेंटेन करने की रीजन क्या होती है? दैट द कंपनीज डोंट वांट टू गो इन अ पोजीशन वेयर दे हैव नथिंग लेफ्ट इन देयर इन्वेंट्री। कि अगर लेट सपोज आपकी सेल्स अनएक्सपेक्टेडली 10,000 से क्रॉस होकर 12,000 पे जाती हैं, तो और अगर आपके प्रोडक्शन बजट ने सिर्फ आपको 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करके दिए, तो आपकी कंपनी किस तरीके से 12,000 सेल्स को जस्टिफाई या मीट कर सकेगी? और इसी तरह अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और आपके नेक्स्ट टर्म में या क्वार्टर में कोई भी प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो बिगनिंग इन्वेंट्री बनते हुए आपके नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स को जो है थोड़ा सा बैलेंस आउट कर पाएगी। तो हमारा प्रोडक्शन बजट जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल होने उन पे और हमारी डिजायर्ड एंडिंग और बिगनिंग इन्वेंट्री पर कंसिस्ट करता है। अब हमारे प्रोडक्शन बजट कैसे फॉर्मुलेट करता है? बजटेड सेल्स इन केसेस which is 10,000, we have already discussed कि 10,000, 30,000, 40,000 और 20,000 की सेल्स जो है वो फॉर्मुलेट हुई हैं। तो हमने उनको एज इट इज प्लेस कर दिया कि 10,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड टोटल सेल्स ऑफ द ईयर आर 100,000। अब हमारे पास एट डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो इंक्लूड करने। रिमेंबर वन थिंग कि आपको हमेशा जिस तरह हमने इधर प्रीवियस पे 90,000 प्लेस किया था, उसकी रीजन क्या थी कि जब हमने इस बजट को फॉर्मुलेट किया तो हमारे पास 120,000 की अमाउंट जो है वो आइडेंटिफाई हो गई, जो हम नेक्स्ट ईयर के बजट में यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसी तरह आपके पास हर बजट की जो बिगिनिंग या प्रीवियस वैल्यूज होती हैं वो गिवन होती हैं, वो अवेलेबल होती हैं। तो आपके पास इधर गिवन है कि आपने 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स विल बी द एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ योर करंट क्वार्टर। कंपनी ने डिसाइड ये किया कि जो मैंने नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स प्रपोज की हैं, मैं उन सेल्स का 30% या 20% जो है वो अपने पास एज एन एंडिंग इन्वेंट्री रिटेन करूंगा। उसकी रीजन क्या है कि से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हुआ अप्रैल के मंथ में, मिड में जाकर 15 अप्रैल को सर्टेन प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स इनकर हुआ और आपको प्रोडक्शन फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस रोकनी पड़ी। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन रोकनी पड़ गई, तो आपकी सेल्स कैसे वर्कआउट करेंगी? जो आपके पास ऑलरेडी एंडिंग इन्वेंट्री अवेलेबल होगी विच विल बी द 20% ऑफ योर सेल्स, तो आप उस एंडिंग इन्वेंट्री को यूज कर लोगे फॉर सेलिंग पर्पस, और जितने में आप प्रोडक्शन का वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई करोगे और आपकी दोबारा से प्रोडक्शन सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस जो है वो अवेलेबल होता है। अब कहा ये कि 20% of the next quarter sales will be the ending inventory of previous month। तो हमने 10,000 में से 20% ऑफ 30,000 का 20% लेंगे तो वो 6,000 होगा। तो हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 16,000 की। इसका मतलब 10,000 की सेल्स इस क्वार्टर की और 6,000 यूनिट्स जो हमने अगले क्वार्टर में बेचने हैं वो भी हम इसी क्वार्टर में प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी टोटल नीड्स कितनी हो गई? 16,000। इसी तरह अगर हमने एंडिंग बैलेंस सर्टेन मेंटेन करना है तो यकीनन हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस भी होगा। जिस तरह हम इस क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो वो अगले क्वार्टर का बिगनिंग बैलेंस बन रहा है, तो इसी तरह इस क्वार्टर का भी सर्टेन बिगनिंग बैलेंस होगा, वो है 2,000। अब हमने इस 16,000 में से बिगनिंग बैलेंस को लेस कर दिया तो हमारे पास 14,000 रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स की जो है वो कैलकुलेशन आ गई। अब हमने इस क्वार्टर में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने? 14,000 यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट क्वार्टर पे मूव करते हैं। 30,000 बजटेड सेल्स है, 20% of next quarter sales will be the ending inventory balance। तो 40,000 का 20% which is 8,000 वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो है वो 38,000 की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। अब उस 38,000 में से बिगनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे, बिगनिंग इन्वेंट्री बैलेंस को, और इस केस में हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री बैलेंस क्या होगा? जो कि हमारे पास प्रीवियस मंथ का एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस है। तो इस 6,000 को हम इस वाले क्वार्टर की टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड यूनिट्स में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स फॉर दिस क्वार्टर 32,000 जो है वो
कैलकुलेट हो जाएंगे। सिमिलरली थर्ड क्वार्टर वर्क ऑन करेगा और फोर्थ क्वार्टर वर्क ऑन करेगा कि किस तरीके से फोर्थ क्वार्टर की सेल्स 20,000 है और हमने ये कहा कि एज्यूम किया कि जो नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स हैं उनका 20% जो है वो 3,000 कैलकुलेट होता है। अब हमने एंडिंग इन्वेंट्री 3,000 ऐड कर दी तो हमारे पास आ गया 23,000। अब प्रीवियस मंथ का क्वार्टर का जो एंडिंग बैलेंस था वो इस क्वार्टर का बिगनिंग बैलेंस बन जाएगा 4,000। तो हमारे 23,000 में से 4,000 हमने लेस किया तो 19,000 की रिक्वायर्ड प्रोडक्शन बजट जो है वो हमारा फॉर्मुलेट हो गया। तो अब अगर हम ओवरऑल ईयर के बजट को एनालाइज करें तो ईयर में हमें टोटल बजटेड सेल्स कितनी थी 100,000 की। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री विल बी द 3,000 और अब 3,000 में से जो हमारा बिगनिंग इन्वेंट्री बैलेंस था वो 2,000 का था उसको माइनस किया तो हमारे पास 101,000 की टोटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होगी। अब इस 101,000 को इन अदर टर्म्स देखें तो 1,01,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने 1,01,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के साथ हमारे पास बिगनिंग में 2,000 यूनिट्स अवेलेबल होंगे। तो जब हम 1,01,000 यूनिट्स में इन 2,000 यूनिट्स को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास 1,03,000 जो है वो टोटल उस क्वार्टर की जो नीड्स होंगी प्रोडक्शन नीड्स होंगी वो फॉर्मुलेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन बजट जो है वो फॉर्मुलेट होता है। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस द टू बजट्स, सेल्स बजट एंड द प्रोडक्शन बजट, कि वो किस तरीके से फॉर्मुलेट होते हैं और वो आपस में रिलेट किस तरीके से करते हैं। For this lecture, please go through these two budgets, and in the next lecture we will discuss the remaining budgets.